अगर रणवीर ने मुझे वो लास्ट में लाइन ना बोली होती ना भाई, तो शायद मैं भी औरों की तरह शायद डिप्रेस होता, क्योंकि इंस्टेंट फेम एक जहर का काम करता है भैया। थोड़े दिन तो लगता है बहुत अच्छा। आपने लिया है भाई स्टेरॉइड? मैंने लिया, मैंने कम्पीट किया है, मैंने लिया। मैं झूठ भी नहीं बोलता, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोल के। तो मैं ये बता रहा हूँ एज ए लेने के बावजूद, अभी बहुत बोले खुद तो लेता है, बच्चों को मना करता है। हाँ। भैया माँ बाप भी वो चीजें मना करते हैं जो उन्होंने बीती हुई है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल पिछले कुछ पॉडकास्ट से अलग अलग जॉनर्स के बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोगों को आपके लिए ला रहे हैं। तो आज भी हमारे बीच एक बहुत ही नोन पर्सनैलिटी है जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिटनेस क्रिएटर हैं, एक रोडी रह चुके हैं, एक पुलिस वाले हैं। और आज इनकी जर्नी से, इनकी बातों से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो रूबल ढनकर भाई, क्या हाल है भाई के? बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आप तीनों का मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से देख रहा हूँ, आज मिलने का सौभाग्य मिला और वो भी पॉडकास्ट में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई हमको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जेन्युइनली हम भी पहली बार मिल रहे हैं और बॉन्डिंग ऐसी बनी है। तो रहने दे 2019 से भाई। रिप्लाई नहीं करा भाई। मैं बताऊंगा भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाई ने एक्चुअली मैं गया था रोडीज के ऑडिशन पे, तो भाई ने मैसेज करा था मेरे को और वो पता नहीं मैं देख ही नहीं पाया, और मैं सोच रहा हूँ वो मैंने क्यों नहीं देखा। और दीपक लाइन में था और भाई जीडी ले रहे थे। और 3-4 साल पहले की बात है, हम ना जुगाड़ ढूंढते थे कि यार कोई जुगाड़ मिल जाए, कुछ हो जाए रोडीज का, जिसको पता हो, क्या कोई गाइड कर पाए। और बताओ मैं भाई का, हाँ, 2019 का मुझे ना मतलब इतना बोल देते थे क्योंकि हम रह चुके थे रोडीज में, और वैसे ही बोलते भाई कोई अच्छी प्रोफाइल हो ना तो जीडी में आप डायरेक्ट बता दो, तो उससे ये रहेगा कि हमारे शो को भी अच्छा कंटेस्टेंट मिल जाएगा और कोई जो जिस वर्थ है जिसकी। ये बढ़िया चीज है कि आप लोग को बताया हुआ है पीछे। मैंने बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे, मेरे दोस्त लोग जो मतलब डिजर्व करते थे, एथलीट थे, तो मैंने 1-2 का नाम दिया है। और भी तो भाई मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत रोडीज से ही करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत थोड़ी बॉडी बिल्डिंग और उससे बॉडी करें। बिल्डिंग से करते हैं क्योंकि हमारा डायलॉग हमारे पास डर है, जिम करे और आप पे सूट भी करता है वो। तुमने इतना जीना आराम कर दिया ना, मेरे जिम में हर टाइम वही गाना बजता, ओ भाई ओ भाई ओ भाई अब बनेगी मेरी बॉडी। नहीं, बहुत बढ़िया सॉन्ग था वो। जीना हराम अलग हुआ लेकिन है। वही चला रहे थे उस टाइम पे यार। अच्छा भाई, आजकल ना बहुत मिथ्स क्रिएट हो रहे हैं बच्चों में, यंगस्टर्स में कि भाई ये बल की बॉडी चाहिए या कुछ चाहिए तो स्टेरॉइड्स। बहुत मिसलीडिंग हो रहा है, मतलब इंटरनेट पे भी कोई सही गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। और जिसे देखो सब के माइंड में यही होता है, हर दूसरा बंदा यार इसकी बॉडी तो स्टेरॉइड्स लेके बनी है। या कुछ ऐसे जिम भी है जहाँ पर आप जाओ ना तो वो रेकमेंड करते हैं कि आप स्टेरॉइड्स पे आओ, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप यंगस्टर्स का थोड़ा मिथ क्लियर करो, ये क्या सीन है स्टेरॉइड्स का? हाँ, लेना चाहिए यार। आपने लिए हैं या नहीं ये भी बताना। भाई क्या हो गया ना, आजकल की जो लाइफ है ना बहुत तेज भाग रही है। मतलब अगर मैं 10 साल पीछे का रूबल देखूं तो मुझे खुद नहीं पता, पिक्चर देखने के बाद मुझे पता चला अच्छा बॉडी ऐसे भी दिखाते हैं वो शाहरुख खान को देख के। अभी क्या है कि मेरे से पहले दूसरे वाले को क्यूरियोसिटी, अच्छा इसने कैसे बना ली, इससे पहले मैं दिखाऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरे दुश्मनों को या मेरे दोस्तों को, मैं भी बना सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का फायदा भी है और सोशल मीडिया का नुकसान भी है। तो लोग ना शॉर्टकट पे जा रहे हैं, और जिम वालों की कोई गलती नहीं है भैया। हमारे टाइम में भी जिम थे, तो वो तो हमें नहीं बोलते थे कि भाई ये ले लो वो ले लो, क्योंकि उस टाइम पे मेहनत पहले होती थी। 5-6 साल के बाद जब मैंने सप्लीमेंट लिया तो मेरी मम्मी को खुशबू आ गई, मेरी किताबों में छुपा के रखा था मैंने, तो वो मेरी मम्मी ने बाहर फेंक दिया प्रोटीन। तो अभी क्या हो गया, जिम में जाने से पहले सप्लीमेंट घर पे आ जाता है, सब चीजें इजी टू एक्सेस हो गई है। हाँ। चाहे वो स्टीरॉयड हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, हर एक चीज आपके क्लिक पे है। तो इसका ना बहुत यूथ में नुकसान जा रहा है। अभी कितना भी आप उन्हें समझा लो, कितना भी आप उन्हें बोल लो कि ये चीजें गलत है, लेकिन इंडिया में 99% यूथ आपको पता होती हुई कि ये जहर है, फिर भी वो दिखावे के लिए ये लेने को तैयार है। तो ये ब्रॉड माइंड नुकसान दे रहा है। तो ऐसा है भाई कि सही में ये जहर है, मतलब जहर है भाई। लेकिन 2 चीजें है ना, 2 चीजें, एक तो स्टेरॉइड और एक प्रोटीन, वो डिफरेंशिएट कर दो यूथ के लिए
ऐसा होता है ना कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम देते हैं उस टाइम पे हम फेल हो जाते थे या किसी में कम नंबर आते थे, तो सप्लीमेंटेशन होती है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो सप्लीमेंट सहायक है। अगर आपकी डाइट की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपको कोई नीड नहीं है। अभी जैसे मैं हूँ, मान लो मेरा 104 केजी है, अभी 108 था पिछले हफ्ते, तो मुझे जाना है 120 केजी एक पर्पज़ के लिए, तो मेरी डाइट से वो पूरा नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, उसमें कुछ चीज़ें मल्टीविटामिन, प्रोटीन, BCAA मेरे स्ट्रेंथ के लिए बहुत चीज़ें ऐड करूँगा। लेकिन आप एक रेगुलर गोइंग हो, जिम जाते हो, फिटनेस के लिए हो, क्रिएटर हो, कुछ भी हो, आपको इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप नेचुरली विदाउट ऑफ एनी सप्लीमेंट आप अच्छी फिजिक पा सकते हो, बिना प्रोटीन, नॉर्मल जो प्रोटीन बिना किसी सप्लीमेंट के, अगर आपकी डाइट अच्छी है। अब आप वेजिटेरियन हो और आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। कोई गलत चीज़ तो वो है नहीं, बनता तो वो भी दूध से ही है ना, है तो वो भी, लेकिन सप्लीमेंट भी तभी असर करेगा जब आपकी डाइट अच्छी। भाई वैसे मैंने ना एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी थी, उसमें बता रहे थे कि गेम चेंजर थी बेसिकली, कि उसमें अगर तुम वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हो ना और मीट वीट छोड़ के, तब भी तुम्हारी बढ़िया बॉडी बन जाती है। तो ऐसा भी है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, 2018 से पहले मैंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था। एग खाता था, और वो भी इतने की अकॉर्डिंग पॉकेट। तो मेरी अच्छी फिजिक थी, ना मेरे पास इतने सप्लीमेंट के पैसे थे और ना मेरे पास कोई शॉर्टकट के पैसे थे। तो मेरी बन सकती है तो किसी की भी बन सकती है। लेकिन भाई अगर बात की जाए, जैसे बहुत से घर वाले भी हम लोग के कहते हैं कि प्रोटीन गलत है, ये अपने आप में ही गलत है, ये स्टेरॉइड काउंट करते हैं घर वाले, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन नहीं है ना। जैसे मेरे फादर एथलीट थे, तो उन्हें पता है कि भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक एथलीट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये मिथ 10 साल पहले था। अभी सभी पेरेंट्स को इतनी एजुकेशन तो हो गई है, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, वो अपने अकॉर्डिंग कोई ब्रांड रिकमेंड कर देगा, लेकिन वो प्रोटीन लिखेगा। राइट। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट लिखेगा, ये भी तो सप्लीमेंट ही है ना। तो इतनी तो होगी कि ये खराब नहीं है। अगर आपको अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ के लिए, आपके गोल के लिए, आपकी डेफिशिएंसी के लिए यूज करने हैं, तो सब चीजें बढ़िया। अच्छा भाई, एक चीज और कि मतलब पिछले कुछ 2-3 साल में मैंने भी सुन लिया और पढ़ भी लिया न्यूज में कि भाई जिम जाकर प्रोटीन लेकर इस बंदे की डेथ हो गई, हार्ट अटैक्स भी हार्ट बहुत अटैक्स हो आ रहे हैं। गए हैं, बहुत डेथ बढ़ी है। तो वो क्या ले रहे थे, वो डेथ हो गई है, क्या सीन क्या मतलब? भाई देखो, ये ना हम जोड़ते हैं, जिम जाने वाले को हम डेथ से जोड़ देते हैं। क्या जिम ना जाने वालों में डेथ नहीं हुई? जैसे फेमस सेलिब्रिटी अभी जिम में डेथ हुई है, राजू श्रीवास्तव हो या कोई और भी एक साउथ के एक्टर थे, उनकी हुई है। क्या कहीं भी उनकी जो रिपोर्ट आती है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम नहीं, एक वो होती है ना, एक रिपोर्ट होती है जिसमें पता चल जाता है क्या खाया है क्या नहीं, तो कहीं भी उनका स्टेरॉइड अब्यूज आया है? नहीं। अब नॉर्मल डेथ भी होनी होगी तो भी हम जिम रिलेट कर देते हैं। जिम ना जाने वालों की कितनी डेथ होती है, क्या कभी वो देखा है? भाई स्टेरॉइड्स पे मैं चाहूंगा आप एक जनरल थोड़ी नॉलेज दो हमें। हाँ भाई, क्योंकि मैंने भी देखा अपने जिम में जिसमें मैं जाता हूँ, तो 17-18 साल के बच्चे आते हैं और वो उन्होंने बॉडी, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ उन्हें जिम करते हुए, लेकिन उन्होंने बॉडी, मतलब ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड वगैरह लिए हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है आजकल का यूथ जो है ना, वो स्टेरॉइड और फास्ट की भाई जल्दी बॉडी चाहिए, मुझे 2 महीने में या 3 महीने बॉडी बना के दिखानी है कि मैंने बना ली। ये भाई देखो, अति और जल्दबाजी तो हर चीज की बुरी है। अभी मान लो मुझे अगर भविष्य में बॉडी बिल्डर बनना है और मैं एक 16 साल की उम्र में वो चीजें ले लूंगा, तो एक मेरी बॉडी की कैपेसिटी होगी जो जिसके बाद वो शट डाउन हो जाएगी, उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। मैं उस पीक को अचीव ही नहीं कर पाया जो मेरी बॉडी नेचुरल करती। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। जो अच्छे एथलीट है वो देखो 15-15, 20-20 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और वो सेफ है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इंडिया में है, बाहर है। इवन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सब दुनिया सब जानती है, 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने, लेकिन आज भी वो हेल्थी है ना, बिकॉज ऑफ स्मार्ट डिसीजन ना। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन तो है, लेकिन जद्दोजहद में, दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, बिना मतलब का कंपैरिजन, कंपटीशन, उसके चक्कर में लोग स्टेरॉइड अब्यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा फ्यूचर क्या है? मुझे बनना है इंजीनियर, तो मेरा उस लाइन से फायदा ही क्या है? मैं क्यों लूं? अगर तुम्हें सिर्फ फिट रहना है, तुम बिना सप्लीमेंट के फिट आराम से भाई। कोई स्टेरॉइड, कोई इलीगल सब्सटेंस, किसी दवाई की जरूरत नहीं है आपको इंटरनली फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए, अच्छी फिजिक पाने के लिए। मेरे फादर की फिजिक मैं देख के आज भी ऑब्सेस्ड होता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जिम नहीं थे,
क्वाड मसल इतनी फट के यूं राउंडेड थी, और वो एनर्जी आप स्टेरॉइड के बाद महसूस कर ही नहीं सकते अपनी बॉडी में। आपने लिया भाई स्टेरॉइड? मैंने लिया, मैंने कम्पीट किया है, मैंने लिया, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोल के। तो मैं ये बता रहा हूँ एज ए लेने के बावजूद, अभी बहुत बोले हैं खुद तो लेता है, बच्चों को मना करता है। हाँ। भैया माँ बाप भी वो चीजें मना करते हैं जो उन्होंने बीती हुई है। अगर मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई शुभम तू भी गिर जा, तू भी गिर जा, दीपक तू भी गिर जा। तो ये मेरा एक पर्पज है लेने का ना, भाई आपको प्रोफेशनली करना था, मेरे को अभी कम्पीट करना है आगे, तो मेरा एक पर्पज है, मेरी ब्रेड एंड बटर है। तुम्हारी थोड़ी, तुम्हें यार बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्यों लेना है? अगर हाँ बॉडी बिल्डर बनना है तो भी पहले आपको नेचुरली पीक अपनी अचीव करनी होगी। और भाई साइड इफेक्ट्स आपने खुद पे कोई नोटिस करे? बहुत साइड इफेक्ट है भाई। सबसे पहला, अगर आपकी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन है, आप एग्रेसिव हो, ये कोई साइड इफेक्ट मानता ही नहीं है। जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है, अगर आपका पीक आप एकदम से हिट मारेगा, तू कैसे कह दिया, रोड रेजिस, ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो कोई काउंट नहीं करता। हाई बीपी, जब भी आप स्टेरॉइड पे होंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, इम्यूनिटी आपकी वीक होगी, वो बाहर से आप देखोगे बल्कि, अंदर से आप खोखले होते जाओगे। भाई सेक्स लाइफ भी डिस्टर्ब होती है? सिंपल सी चीज बताओ, जब मैं 200 से 1000 mg पर वीक इंजेक्ट करूंगा मेरी बॉडी में वही टेस्टोस्टेरोन जो मेरी बॉडी नेचुरली 60 mg तक बना रही है, तो मेरी बॉडी में पावर और परफॉर्मेंस कितनी बढ़ेगी। अब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा कहां पे, सेक्सुअल पार्टनर के साथ। उस टाइम तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई भाई, मैं तो घोड़े के बराबर, हाथी के बराबर चल रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने उसे यूटिलाइज किया, 1 बार 2 बार 3 बार, हफ्ते में ये काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सिंथेटिक हार्मोन भी छोड़ दिए और मेरी बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो वो यहाँ से ऐसे 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 डाउन आएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल, मेंटली मैं इतना डिप्रेस फील करूंगा, बहन एक बार तो मैं 10 बार कर रहा था, एक बार तो मैं इतनी पावर थी, अभी मेरे से तो मेरा मूड ही स्विंग हो गया, मेरे से मन ही नहीं कर रहा, तो वो और डिप्रेस करती है। भाई इसकी बात हो ही रही है तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। मैस्टरबेशन को लेके यूथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत चल रही हैं, बहुत एडिक्टेड भी है मतलब यूथ आजकल की। तो ये फिटनेस पे कितना इफेक्ट करती है और ये कितने तक सही है, कितने ज़्यादा करना कितना गलत है? भाई इसके ऊपर ना बहुत मतलब लोगों की अलग अलग राय है। मैंने इस पे बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई है अपने कंटेंट के जरिए भी, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ। मास्टरबेशन करना ना एक हद तक आपको आज की दुनिया में लॉजिकली आपको बहुत सारे लोग प्रूव करेंगे सही है, लेकिन मैं अपने पुराने इंडिया को उठा के देखता हूँ जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने की उसमें वो गई थी। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। अगर मैं अपने आप से बोलूँगा ना कि भाई मास्टरबेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 1 बार से 2 बार में कन्वर्ट होता है, 2 बार से 3 बार में, कब एडिक्शन उसका हो जाता है पता नहीं चलता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको एडिक्शन है और आप वीकली 3 से 4 बार कर रहे हो, तो वो आपकी ग्रोथ को रोकेगा, वो आपके मेंटली विकास को रोकेगा, उस एज में आपके फोकस को छेड़ेगा, आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करेगा। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं भी एक टाइम पे एडिक्ट हो गया है। उस एज में, जिस एज में लोग पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, खेल के बारे में, तो ये खराब है। बहुत सारे आजकल साइंस के स्टूडेंट ये बोलेंगे भैया बॉडी में कोई चेंज नहीं, अच्छा है, सेक्स नहीं मिल रहा तो मास्टरबेट कर लो। लेकिन जो नेचुरली क्रिया भगवान ने हमें दी नहीं है, अगर हम उससे इजैकुलेट करेंगे तो वो हार्मफुल ही है। और एक टाइम के बाद आप ये बोलते हो कि एक बार कर लिया रिलैक्स हो गया, नहीं। पहली स्टेज होती है ये, उसके बाद होती है नाइटफॉल, उसके बाद अपने आप भी आदमी डिस्चार्ज होने लगता है। तो बहुत सारी स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग कंटेंट पे हमारे डीएम आते हैं, भैया मैं बहुत परेशान हूँ, छोड़ना चाह रहा हूँ, नहीं छूट रहा है। और जरा सी बात पे फिर सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो आदमी अपने हैंड से अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है ना, वो सेक्सुअली वीक हो जाता है। मैंने तो पुलिस में देखे हैं ऐसे बहुत सारे केस, लड़ाई हो रही है कि ये सेटिस्फाई आपस में हस्बैंड वाइफ की कि ये सेक्स नहीं करता है और ये खुद से मास्टरबेट कर लेता है, तो ऐसे झगड़े भी होते हैं। ओ भाई ये भी चल रहा है। भाई हम ना बॉलीवुड से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम देखते हैं सडनली एक एक्टर अभी नॉर्मल दिख रहा है, 3 महीने बाद वो एकदम एक पसली उसकी दिख रही है, एकदम बढ़िया हो रखा है। फिर हम जैसे लोग मतलब इन जनरल आपस में ये बात करते हैं कि इनके स्टेरॉइड ना अलग होते हैं, इनकी या फिर इनके ट्रेनर्स, या ये अच्छी क्वालिटी निगरानी में रहते हैं पूरे टाइम एक। तो इनका इनसे रिलेटेड क्या? मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी कोचेस को जानता हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटी बॉडी बिल्डर को जानता हूँ, और बॉलीवुड में जो स्टफ चलता है वो भी जानता हूँ।
ये कहीं भी नहीं है दुनिया में। जितने स्टेरॉइड्स हैं वो ऑलरेडी वही हैं, क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक चीज़ और भी है, बाहर की दुनिया से इंडिया में अच्छे स्टेरॉइड अवेलेबल है। अच्छा, ये क्योंकि बाहर निगरानी बहुत है, यहाँ पे आराम से आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना, आप खुद भी खरीद लोगे। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड बहुत, मतलब इतना रख नहीं पाती सरकार या गवर्नमेंट। बाहर तो अगर आपको एक कोई भी इंजेक्टेबल लेना है या पैरासीटामोल भी लेनी है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अच्छा। इवन मैं दुबई जाता हूँ तो वहाँ पे कभी जरूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है कुछ भी। तो सारे सेलिब्रिटी जो साइकिल यूज़ करते हैं, जो हीरो है या वो, उनका प्रॉपर वही प्रिस्क्रिप्शन होता है, वही तरीका होता है। हाँ, उनके ऊपर जैसे उनके पास मनी पावर ज़्यादा है तो डाइटिशियन अलग है, सप्लीमेंट के लिए अलग है, मसाज के लिए अलग है, डॉक्टर अलग है, उनके बीपी रोज चेक हो रहा है, किडनी लीवर क्या फंक्शन कर रहा है। तो वो जो होता है ना बीमारी, अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं जिद्दी हूँ, मुझे स्टेरॉइड लेना ही लेना है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि स्टेप की मैं डिसिप्लिन मतलब कैसे रखूँ, मतलब ये एक चीज़ ऐसी हो जो मैं ना करूँ, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं? सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप बहुत जिद्दी हो और आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें डालनी है, करनी है, तो आप सबसे पहले एक अच्छा कोच हायर करो, ये लेने से पहले, जिसकी निगरानी में आप लो। तो भाई अब आते हैं आपके एक बड़े फेज ऑफ लाइफ पे, जहाँ से मतलब आपने बहुत सारी इमेंस पॉपुलैरिटी गेन करी। और उसका सीधा पहले क्वेश्चन ही ये डाल देते हैं सारी, क्योंकि सबने देखा ही आपको शो में, क्या उस शो में घुसना स्क्रिप्टेड रहता है, वो पैसे लेते हैं? क्योंकि ऐसे हमने आर्टिकल्स पढ़े और सुना भी है काफी कि जितने पैसे देंगे उतने वोट आउट तक आगे तक फिनाले तक जाओगे। तो वो आप क्लियर कर दो सीन का, क्योंकि आपने खुद वो शो करा। भाई रोडीज में मैं फिनाले तक रहा हूँ, और अगर रोडीज की बात की जाए पैसों की, तो मैं उस टाइम पे पुलिस में जॉब करता था। मेरे पास आज भी वो पे स्लिप रखी है जो मुझे अमाउंट मिलता था 2014 में 15 में। तो मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं भैया मैं किसी को दूं और मैं उसे फिनाले तक पहुंचूं। सबसे पहली बात, जब मैं रोडीज में गया तो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता, उसकी लिमिट भी खत्म हो गई थी, मैंने जो थोड़े बहुत कपड़े खरीदे। तो ये मिथ है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं गया हूँ बिना पैसों के। तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि आम आदमी कोई भी जा सकता है। और मेरे साथ में एक दो और ऐसे भी थे जिन्हें मैं जानता था, जिन्हें घर में कुछ ऐसा खास था नहीं कि वो पैसे दे के आगे जाए। और भाई जो आप शूट करते थे, जो आप शूट करते थे और जो एडिट होके फाइनल एपिसोड आता था, क्या उसमें आपने कोई डिफरेंस देखा है कि कहते हैं ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं? इन अ वे मैंने ये सुना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में, आपके पास एक कैमरामैन है, उधर कोई रूम में दूसरा कैमरामैन है, तो कैमरामैन्स बता रहे हैं देख रूबल तेरे बारे में ऐसे कह रहा था। ये क्या होता है ना, जैसे हम भी अपना कंटेंट बनाते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा ना, हम किरदार निभा रहे हैं दूसरों से। तो ये एट द एंड जो चैनल की और जो प्रोडक्शन की जो थीम होती थी वो डिसाइड करते हैं भैया। जो इस तरह के रियलिटी बेस्ड शो होते हैं ना, वो एडिटिंग में और वो डायरेक्शन टीम के पास, वो प्रोडक्शन टीम के पास पावर होती है कि किसे हीरो बनाना है, किसे विलन बनाना है। ये हर एक रियलिटी शो की कहानी है। अगर मैं चाहूंगा, मैं मालिक हूं, तो मैं तेरे को हीरो भी दिखा सकता हूं और मैं तेरे को विलन भी दिखा सकता हूं, क्योंकि 24 घंटे में से मुझे क्या एडिट करना है, क्या दिखाना है, वो मेरे ऊपर है। तो जब रोडीज में टास्क के बाद में बातें होती थी, दो कैमरामैन हर टाइम मुंह पे यूं कर रहे, तो अगर हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको वोट आउट करने के लिए, तो ऑलरेडी उनको पता है अगर आप शो में अच्छे हो और आपको उनको रोकना है तो वो कुछ ऐसा ट्विस्ट ले आएंगे जिससे आप बच जाओगे। तो ये एक ये देखो, ये गलत नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो क्रिएट आदमी पैसे लगा रहा है, एक आदमी एक कहानी जनरेट कर रहा है, तो वो किरदार उसके कहानी के अकॉर्डिंग, उसकी टीआरपी के अकॉर्डिंग वो बैठने चाहिए ना भाई। क्योंकि भाई ऐसा भी मैंने सुना है कि फॉर एग्जांपल एक लव एंगल हो रहा है एक बंदे का बंदी के साथ, तो वो बहुत फेमस हो रहा है यूथ में, बाहर जो ऑडियंस देख रही है, तो वो चाहेंगे ये लव एंगल ना मेंटेन रहे। अब इसमें मैं तेरे को एक वो देता हूँ। मैं ना जब मैं रोडीज में था तो मुझे ऐसा नेहा ने बताया था उस टाइम पे कि तू ना बाहर बहुत वायरल है। उस टाइम पे फेसबुक होता था, इंस्टाग्राम इतना वायरल नहीं था, तो इंस्टाग्राम से ज़्यादा व्हाट्सएप पे वीडियोस जाती थी। तो मेरे को ये बताया गया है कि रूबल 100% फिक्स है, जीतने वाला है शो। तो हर जगह पे मेरा आज भी अगर मेरी ऑडिशन की वो डलती है तो भाई मैं बोलने वाला था, मैंने बीच में नहीं काटा, आपकी ऑडिशन की क्लिप अब भी फेसबुक पे आ जाती है। 40 100 मिलियन व्यू आज भी उस पर आते रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जब से लेके आज तक एक यूनिक था। तो जब मैं रोडीज में था तो मुझे ऐसी कोई हेल्प नहीं मिली कि मुझे वो जिता रहे।
बल्कि मेरे से एक टास्क में गलती हुई और मैं बाहर हो गया तो ऑलरेडी उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, मुझे कोई फेवर नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें लगेगा कि ये वर्थ इट है तो वो करेंगे, बाहर क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैं अंदर की बात यहाँ पे रिवील कर देता हूँ भैया। अब हम 4 जने हैं, ये शो हमारा चल रहा है, अब हम इसमें कितने घंटे का दिखाएं वो हमारे ऊपर है। हमारे पास वॉच है, वहाँ पे वॉच निकाल लेते थे, तो हम चारों भाग रहे हैं, कौन पहले कितने सेकंड में आया कुछ नहीं पता। तो ये तो होता है, हर रियलिटी शो में होता है। अच्छा भाई, आप एक रोडीज का किस्सा बता रहे थे, उस बारे में बात करते हैं कि जब एक वोटिंग की टाइम क्या होता है ना, जैसे रोडीज एक डिफरेंट मतलब गेम है जिसमें जैसे बिग बॉस में तो हर टाइम कैमरे लगे हैं तो उनकी तो अलग कहानी चलती है। रोडीज में क्या होता है आपने देखा होगा, वीडियो के लिए हम बात कर रहे हैं ऊपर कैमरा, कई बार तो मुझे शर्म आती है, वो बोलते बोलो बोलो, कैमरा वाला बोला बोलो बोलो बात करो। अरे भाई जब तू देख रहा है तो क्या बात करूं, वैसी बात आती मर जाती है। फिर भी चलो हम प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे तो उन्हें पता रहता। अब हमें गेम में से ना एक उनका फेवरेट निकालना है, भाई हर बार बचा लेते उसे। आप शो वालों की बात करो, शो वाले बचा लेते थे। शो वाले बचा लेते थे और वोट आउट होता था, वो वोट आउट मतलब हम कुछ भी करते थे ना तो मतलब उसको थोड़ा फेवर उसे पसंद होगा या मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन उसे ना चाहते नहीं थे वो निकले। तो भैया ट्विस्ट ले आते लास्ट में, हम अगर वोट आउट कर देते तो पावर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती, कुछ मिल जाता। मैं कहा भैया बहुत हो गया, देख अब देसीपना निकालना पड़ेगा यहाँ से बाहर, अब दिमाग से। तो मैंने क्या किया कि जब वो कैमरा लेकर आवे तो मैं दूसरे की बुराई करनी शुरू कर दूं, अरे इसे निकाल दो शो में से, बेकार है, ये है वो है, कंपटीशन कम होगा, ये होगा। अब हम दूसरे का नाम ले दें, अब वो सिक्योर कैमरे वाले जाके वहाँ उधर प्लानिंग वीडियो देखते होंगे, डायरेक्टर दे तो अच्छा ये निकलेगा, निकल जान दो। मतलब आपने अपने साथी दोस्तों को भी बोल सबको बोल दिया, उसी का नाम लो, कि सबको बोल दिया कैमरे के सामने भाई ये नाम बोलना है। और जैसे ही वोट आउट होगा तो हमने अपना रंग दिखा दिया, भैया दिमाग लगाया था। अब उनके लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो डायरेक्टर आता है मुझे बाद में, अब जो निकालना था हमने वो निकाल दिया कैमरे पे कुछ और बोल के। ये दिमाग है ना पुलिस वाला दिमाग, यहाँ मत चला, ये मेरा शो है। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अब भाई शो तो उसका ही था। बोला हाँ, मन मन कर रहा हूँ, हाँ शो तो तेरा ही है भाई, ये दिमाग यहाँ मत चला, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। मैं बोला मन मन में गाली देखे, कर ले जो करना है। और आप अभी बता रहे थे डायरेक्टर जब दिल्ली आए, डायरेक्टर साहब अभी भी दिल्ली आते, अभी तो खैर बहुत दिन हो गए बात हुई, तो बाद में यार मेरा पासपोर्ट नहीं हुआ। बोला अरे भाई दिल्ली से है, बताओ क्या काम है, हम कराएंगे। तो मैं करवा देता हूँ, कभी मना नहीं करता किसी, अगर मेरे हाथ में कोई काम है ना, कभी किसी से एक बार भी मिला हूँ तो मैं कर देता हूँ। तो ये तो भाई डायरेक्टर का हो गया। जो जजेस थे जैसे रणविजय सर हैं, तो वो कैसे हैं मतलब शो में? अगर रणविजय ने मुझे वो लास्ट में लाइन ना बोली होती ना भाई, तो शायद मैं भी औरों की तरह शायद डिप्रेस होता, क्योंकि इंस्टेंट फेम एक जहर का काम करता है भैया। थोड़े दिन तो लगता है बहुत अच्छा, उसके बाद ना वो आयुष्मान खुराना ने रोडीज किया था, रोडीज 2 उसका विनर था। आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जब मैंने रोडीज किया ना तो मुझे कॉलेज में रिकॉग्नाइजेशन, लड़कियों में हर जगह पे वो पूछताछ हो रही थी, सब पूछ रहे थे मुझे। अब जैसे ही अगला सीजन आया तो अगला सीजन का विनर कोई और हो गया, तो वो एकदम से डाउन आते हैं, लोग पूछना बंद करते हैं, शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस। वो जो फेस होता है ना वेरी डिप्रेसिंग। तो ये मैं खड़ा था फिनाले में यूँ करके उदास, भूडा सा मुँह लिए, तो यूँ कर रहा, रणविजय मेरे बगल में खड़ा है, बेटा ये देख रहा है इतने सारे लोग हंस रहे हैं जी, ये सब डिप्रेशन में जाएंगे। मैं कह रहा यार कैसा आदमी है, मन मन में तो मेरी बात आज नोट कर ले, नौकरी मत छोड़ना जाके। बोला जी सर करके ऐसे बोर बुंडा मुंह बना लिया। अब शो एक मेरे ख्याल इसमें किस्सा भी हुआ, बताऊंगा आगे। अब यूँ हो गया तो भाई उसके बाद मैं घर आया, 10 दिन में सोया नहीं, मैं वाकई में डिप्रेशन में रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से एक ट्रॉफी चली गई, मेरे हाथ से एक कार चली गई, जहाँ घर में खुद कार नहीं थी मेरे, तो मुझे डस्टर जीतने का मौका मिल रहा, ऊपर से इतना बड़ा रियलिटी शो, तो मेरे हाथ से वो गया ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, कई दिनों तक नहीं सोया मैं, मेरे दिमाग में हर टाइम वही घूम रहा। आने के बाद मेरी मतलब मैं घर आ गया लेकिन मैं घर आ नहीं पाया, मैं वहीं घूम रहा हूँ। और ये फेस कब शुरू हुआ, एक टास्क होना था ग्रेव यार्ड का, जिसमें मेरा पार्टनर जो थी वो ताबूत में बनती नीचे, मिट्टी के ताबूत में, और मुझे वो ढूंढनी थी। 3 पहेलियाँ सॉल्व करने के बाद चौथी में मुझे क्यों मिलता कौन सी में। उससे पहले हम जाटों में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अरे क्या है 2 मिनट में कर देंगे, अच्छा इसने मना किया है ये तो अब जरूर करना है। तो हमें बोला गया, हम भूटान में थे, कि भाई तुम ना यहाँ से गाड़ी से बाहर मत निकलना जब तक हमारी लोकेशन लाइटिंग वाइटिंग फाइनल हो रही है।
तो अब जैसे मैं सबसे बड़ा है एज में वहाँ पे, अब मुझे बोलते भाई सुसु है, अच्छा चल बाहर करेंगे। तो भाई मैंने ना मेरा साथ में था, उसने बोला सुसु आ रही है, तो हम गाड़ी में से निकले और अंधेरे में दीवार दिखी हमें। अब ये स्पिरिचुअल चीज़ है, जो मानते नहीं है उनके लिए भी है। उस दीवार पे हमने पेशाब कर दिया भाई, कर दिया, आगे बैठ गए। उस रात को पहले से सबसे पहले मैं एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेट ही बोलते हैं, एलिमिनेट। एलिमिनेट, अंग्रेजी थोड़ी मेरी वीक है, मतलब बाहर हो गया। वो ग्रेवयार्ड का टास्क हुआ। उस ग्रेवयार्ड के टास्क में 3 मिनट में मैंने तीनों पजल सोल्व कर दी, क्यू भी मिल गए, मैंने ढूंढ भी लिया, वो लड़की भी पता चल गई कहाँ है, मिट्टी भी हटा दी, ताबूत का सिर्फ ताला खोलना था, वो मेरे हाथ में से चाबी गिर गई मिट्टी में। बाकी के 26 मिनट 27 मिनट मैंने सिर्फ चाबी ढूंढी, मुझे नहीं मिली। सबसे पहली चीज़ ये हुआ। उसके बाद मेरी पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए, इतने मोटे मोटे दाने, पूरी बॉडी भर गई मेरी। फिर मुझे फीवर हुआ, तो मुझे बाद में वहाँ के लोगों ने बताया, मुझे दवाई दी, दवाई असर नहीं कर रही थी, मुझे झाड़ा गया बाद में। वहाँ के लोगों ने बताया जहाँ पे आपने यूरिन पास किया था वो मंदिर था। तो मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं पता अनजाने में। तो ये चीज़ें वहाँ पे भूटान में बहुत मान्यता रखती है, और जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक तो उस वजह से सोचा कि शायद मेरे साथ ये गलत हुआ है, और दूसरा मैं डिप्रेसिंग मोड में चला गया कि मैं जीतता हुआ शो अपने हाथ से छोड़ाया। तो रणविजय की बात हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रही। तो मैं जब आया ना, तो मुझे उस फेस में से निकलने में काफ़ी टाइम लगा। हालांकि टीवी पे लोगों को पता ही नहीं था, जब तक 1 ही 2 एपिसोड आया था। तो मेरे से पूछते कौन जीत रहा, कौन जीत रहा, तेरा भाई जीत रहा है। जब तक बताया, ससुरा एक को भी ना बताया मैंने कौन जीत रहा है, देख कौन जीता पहला टास्क, भाई जीता है। तो पूरे साल ये रखा, 6 महीने चला शो, पूरे साल रखा कौन जीत रहा है, तेरा भाई जीत रहा है। सबको डिप्रेशन में रखा। साला यार ये तो कल तक तो नॉर्मल था, बहन चो आज शो भी जीत रहा है, रोडी जीत रहा है ये। मैं कहा हाँ। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि भाई रणविजय ने सही बोला, तेरा पिक्चर का कोई सीन है नहीं, एक्टिंग तो जाती नहीं है, इतना तू अच्छा भी नहीं दिखता, तो वो गलती से शो मिल गया, अपना काम धंधा कर ले। तब मैं फिटनेस में घुस गया, क्योंकि मेरे को किसी ने आइडिया दिया था कि तेरी बॉडी अच्छी है। बॉडी के लिए मुझे बहुत आते थे भाई मैसेज, MTV पे भी और उस पर भी, फेसबुक पे मेरा पेज था जो आज भी है। तो हमेशा भाई आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो मुझे जैसे बोलने का बहुत वो था कम एक्सपीरियंस। तो मेरी शुरू की वीडियो देखोगे ना तो ताली मार मार के हंसोगे। मैं गाड़ी में ऐसे मोबाइल रखता था और गाड़ी में ही कंटेंट बनाता था। मेरे पास वो 5000 का मोबाइल था। रोडी से कौन सा पैसे मिले है, कोई अमीर नहीं हुआ था मैं रोडी करके, कुछ नहीं था, वही नौकरी करके 15,000 रुपये मिल रहे थे महीने के। तो वहाँ से मैंने फिटनेस को ज्वाइन किया एज ए प्रोफेशनल। मुझे नहीं पता कि बाद में यूट्यूब इतना पैसा भी देगा, स्पॉन्सरशिप भी देगा, ब्रांडिंग भी देगा, नाम भी देगा। तो वो सारा धीरे धीरे वहाँ से शुरू। अच्छा भाई, रोडीज के फेम के बाद आपको और शोज वगैरह भी है, बिग बॉस, मुझे और शोज 2016 में मुझे बिग बॉस के लिए फ़ोन आया। उससे पहले भी मुझे काफ़ी शो के लिए, स्प्लिट्सविला के लिए मुझे बोला गया कि आप सेपरेट हो जाओ वाइफ के साथ, और आप इंडिविजुअल दिखोगे तो आप अच्छे फिजिक, अच्छी पर्सनालिटी है। ऑफिशियली सेपरेट हो जाओ, ऑफिशियली नहीं, मतलब ऐसे बोल के हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए ऐसा ना। स्प्लिट्सविला करने वाले भी ना बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कुछ एजेंसी होती है, कुछ डायरेक्ट होते हैं। तो मेरे पास बार बार मुझे आए कि यू लुक गुड, आपकी फिजिक अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, शो में ये वो। मुझे बोलते कि आप अपने आप को मैरिड मत दिखाओ। मैं बोला भैया हम 2 रोटी कम खाने वाले आदमी, हमसे झूठ ना बोली जाती। तो वो नहीं किया। रोडीज के उसके बिग बॉस का आया 2016 में, मैंने अच्छी शॉपिंग वॉपिंग कर ली भाई। अब मुझे पता नहीं बाद में आम आदमी लेना है, उसमें क्या पुलिस का पंगा हुआ, क्या पुलिस वाला नहीं चाहिए था उन्हें, बाद में मुझे एंड टाइम पे मना कर दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे एक मेरा दोस्त था, मैं बता रहा था तुम्हें पहले, उसका फ़ोन आता है एक दिन। अब उस टाइम पे बिग बॉस आया जोड़ी में। हाँ। तो मैं रूबल भाई क्या हाल है, बिल्कुल वो ठेठ बोलता है, करनाल साइड की उधर की। मैं हाल बहुत बढ़िया, तू बता भाई, कुछ एक आइडिया है यूनिक, अभी अंदर की बात पता चली है, नु कर देंगे, ये कर देंगे। मगर तथ्य है बाद में दियो, पहले निचोड़ बता क्या है। भाई बिग बॉस चल रहे हैं। मगर चल, कैसे जाना है भाई? ऑडिशन हो रहे हैं, जोड़ी में जाएंगे अब की बार, और तुम्हारे मेरे से बढ़िया कोई जोड़ी नहीं है। मैं कैसे? मैं वकील, आप पुलिस वाले, डेडली कॉम्बिनेशन। यू नो, आपस में 36 का आंकड़ा, डेडली कॉम्बिनेशन। पुलिस वकील का होता ही है ना। मैं बोला यार बात तो तू सही कह रहा है। अब मैं भी थोड़ा सा मतलब बॉडी पे हेयर वेयर
ट्रिम व्रिम करके नहा धो गया, मैं कल फोन आएगा लौंडे का। पुशअप तो नहीं मारा? अब आया फोन उसका, बाद में देख रहा हूँ रोमिल चौधरी प्लस चाचा जी पुलिस में और पूरी जोड़ी में घुस गए। यार ये तो हद है। मैं कहा यार रोमिल तेरी, तुमने देखा था भाई ये वाला? जोड़ी वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता है, पर मुझे वो कंटेस्टेंट नहीं याद, क्योंकि उसमें हस्बैंड वाइफ आए थे। उसका चाचा सबसे वो पहले ही जब वो पहला वोट वो होता है ना, सबसे पहले में ही निकल गया, वो पहले हफ्ते में ही मिल गया स्वाद, आ गया स्वाद। रोमिल तो शायद फाइनल तक गया। और इत्तेफाक से मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, रोमिल का मुझे अभी कुछ दिनों पहले फोन आया, भाई मेरे दोस्त का एक रेस्टोरेंट खुला है, प्रमोट कर दो प्लीज आप आ जाना। मैं कहा यस, आऊंगा जरूर आऊंगा। मना नहीं करना, मना आऊंगा। नहीं, कोई भी मेरा हमेशा से ये उसूल रहा है, भैया किसी ने हेल्प मांगी है, चाहे उसने मेरी की ना हो, अगर मांगी है तो भगवान ने मुझे इसका मतलब इस लायक बना दिया तो मैं कर देता हूँ, मैं भाई जरूर आऊंगा। भाई ये बहुत अच्छी बात, हम आज आपसे सीख रहे हैं ये चीज, और हम भी इसे आगे लेकर जाएंगे। कभी भी ना ये मत करो यार इसने मेरे साथ ये किया ना, तो इसका तो ये कर ही ना, नहीं बिल्कुल नहीं। आप उसे ये रियलाइज कराओ कि तूने बुरे समय में साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मुझे अगर इस लायक बनाया कि तू मेरी हेल्प मांग रहा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं। मेरी सोच ऐसी है। भाई ये वैसे घर वाले भी सिखाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये रहता है कि नहीं यार पापा आपको नहीं पता, उसने गलत किया, मैं तो गलत करूंगा क्योंकि वो मेरे साथ गलत था। लेकिन अब हाँ, मैंने एक फेस ऐसा देखा है ना भाई, मतलब मेरी वाइफ मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं चाहता था वो पॉडकास्ट पे आए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने हमेशा जो मुझे गाइड किया है ना, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। उसने अगर मुझे बोला ना ये आदमी आपके लिए नहीं है अच्छा, और मैंने बोला नहीं यार तुम गलत सोच रही है, तो वो उसकी जो प्रिडिक्शन है ना बहुत श्योर है। मैंने रोडीज कर लिया, डिप्रेशन में चला गया, फेम भी मिल गया, फेम है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं है। क्या करूं उसका मैं फेम का, नौकरी तो वही कर रहा हूं, फिर भी भाई मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने बोला आप जिम खोलो, आपको इतना इसको मेहनत से आप इसको फॉलो करते हो, पैशन को, इस फील्ड में जाओ ना, क्यों किसी की वेट करनी। मैं बोला यार खाते में कुल 95,000 रुपये पड़े दोनों के मिला के, इससे जिम खुल रहा है। फिर पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन से भी 6 लाख रुपए मिला मेरी तनख्वाह की, मेरी औकात के हिसाब से। अब 6 लाख रुपए वो, फिर बोले मैं थोड़ा सा ना बचपन से ही फादर से पैसे नहीं लेता, 8th क्लास के बाद से। अब मैंने शर्मा शर्मी, पापा जी 3 लाख रुपए चाहिए। किस लिए? जिम खोलना, नहीं मिलेंगे। जिम मतलब लड़ाई का घर। फिर भी मेरे पापा ने कैसे कह वापस लूंगा, मैं कहा बिल्कुल दूंगा। 3 लाख रुपए उनसे लिए, 95,000 खाते में थे, सब कुछ जीरो। पर मेरी वाइफ हमेशा ही बोलती थी ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मेरी बात लिख लो। मैं बोला यार सब तो लगवा दिया, सब तो कर्जे में हूँ, बाबूजी के भी कर्जा, बैंक का भी कर्जा। लेकिन पहले ही दिन 1 लाख रुपए जब मुझे हाथ में आए, इतनी भीड़, मैं कह रहा मेरा ही जिम है, मैंने तो लोकल सा खोला है, 400 मेंबर पहले दिन। वाह भाई, हमने आपके 2 फेजेस की बात करी, बॉडी बिल्डिंग की बात करी और रोडीज की बात करी। अब मैं आपके पुलिस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, उसके बारे में। भाई उसमें भर्ती होने का क्या रहता है, मतलब अगर भर्ती होने मैं मेरी लाइफ के ना बहुत सारे छोटे छोटे फेसेस हैं। जैसे एक छोटी ही लाइफ में बहुत उतार और चढ़ाव देख लिए मैंने। मैं था भाई दिल फेक लड़का, मुझे किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, मेरे से कभी ना नहीं हुआ। ये था मेरी यंग, जब मैं टीनेजर था, और बहुत अपने आप को बहुत स्मार्ट मानता था, अपने आप को बहुत, बॉडी भी अच्छी थी उस टाइम पे। मतलब कपड़े के पैसे नहीं थे लेकिन फिजिक अच्छी थी, तो 150 रुपये वाली टी शर्ट, 100 रुपये वाली टी शर्ट भी अच्छी लगती थी। अब वो फेस चल रहा तो मैं अपने आप को मॉडल बनना चाहता था। 6 फीट का था, लंबा पतला, हेयर बड़े, इससे भी बड़े हेयर थे। अब 2009 में मेरी मम्मी को कुछ, 2008 की बात है, मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम होगी टीथ से लेके, तो मैं मम्मी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया बिल्कुल स्वस्थ, नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं मेरे को, मैं सब कुछ ठीक है। अब मम्मी को दिखाते मेरी मम्मी ने, जैसे होता नहीं, अपने बारे में बीमारी नहीं पूछ रही, अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है, डॉक्टर साहब एक ना इसकी ना रूबल की ना अकल दाढ़ नहीं आई अब तक। मैं कह रहा है मेरे बारे में पूछ रही है? मैं कहा हाँ सर आई नहीं है, तो मेरी ना अकल दाढ़ नहीं आई हुई थी। तो बोला उसने देखी, उसने एक OPG करके कुछ एक्सरा लिख दिया भाई। अब मैंने वो एक्सरा करवा लिया, एक्सरे की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर देखे ऐसे करता है, ओ माय गॉड। अब मेरी मम्मी के आंसू, ओ माय गॉड पता नहीं क्या कह दिया, इसमें तो कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और टेस्ट लिख दिया भाई। फिर टेस्ट लिखने के बाद एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया मुझे। तो मतलब मम्मी पापा मुझे लेके इंडिया के सबसे बड़े, मुझे रेफर किया कि वो एक तो डेंटल कॉलेज था, ऊपर से इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल टीथ के लिए।
उन्होंने एक छोटी सी माइनर सर्जरी, डॉक्टर के लिए ना माइनर बहुत छोटा वर्ड होता है भाई। अब मुझे बोला कि एक माइनर सी सर्जरी है, यूँ ठीक हो जाएगी, बस उससे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया, तो भाई थोड़ा इतना लंबा है इंजेक्शन दिया अंदर। उसके बाद ना अंदर टिश्यू हो गए थे, जाड़ ना बाहर नहीं आई थी, अंदर उसमें 100 टाइम्स टिश्यू हो गए टूट के। तो वो पूरा का पूरा अंदर से बाहर निकाला, उसे भेजा हैदराबाद टेस्ट करने के लिए कि इसमें कुछ सिम्टम तो नहीं। तो 15 दिन का फेस था वो। माँ बाप परेशान भाई कि जवान लड़का और एकदम से कैंसर के सिम्टम बता दिए। अब 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है नेगेटिव, लेकिन एक रिपोर्ट में पता चलता है कि हार्मोनल एक डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से जो मेरी जो है ना, जो वो बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है 18 के बाद भी, मतलब उस एज के बाद वो रुक जानी चाहिए। तो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखा दिए, खली का दिखा दिया, उसमें एक और दिखा दिया कि मुंह बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर ये नहीं रुका। रुकने को ये आज भी रुक सकता है, नहीं रुकने को ये सारी उम्र भी नहीं रुकेगा। अब भाई उनकी डॉक्टर की भाषा परिभाषा बहुत अलग होती है। उन्होंने बोला कोई नहीं, हम इसका बहुत सिंपल सा एक माइनर सा ऑपरेशन है, फलानी फलानी तारीख को करेंगे और हो जाएगा। अब मैं तो भाई मगर इतने उससे कह रही है राष्ट्रपति तक के दांत ठीक किए हुए हैं, तो मैं तो बस छोटा सा आदमी हूँ। इधर मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी था, तो मैं बोला मैम अगर सर्जरी बड़ी है तो मैं फिजिकल दे लेता हूँ, उसके बाद करवा लूँगा, नो प्रॉब्लम, घोड़े की तरह भागोगे। मगर मेरे को मॉडलिंग भी करनी है, तुम्हारा फेस कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हमारी जिम्मेदारी है। मैं 95 kg का था, तारीख आ गई। अब रात को दरियागंज है, वहाँ पे दरियागंज में जवान बेटे को ऑपरेशन थिएटर के लिए बाप लेके जा रहा है, मेरे बड़े बड़े बाल, दुकान पे बाल कटवा दिए गंजा बिल्कुल। अब वो उससे पहले ना एनेस्थीसिया से पहले कि ना कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कुछ नहीं है, एक मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। उसके बाद में वो कपड़े से पहना दिए, भाई वो कपड़े ना आए मुझे। वो ट्रे से पे लेटाते हैं ना, उस ट्रे पे मैं आधे ही आ रहा हूँ, और वहाँ पे सारी यंग लड़कियाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि वो स्टूडेंट थी, वो मेरे केस स्टडी कर रही थी। तो ये मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये मेडिकल का एक सब्जेक्ट थोड़ी है, तुम यहाँ पे सर्जरी करने के लिए आया। अब सर्जरी बोली थी माइनर, लेकिन वो इतनी बड़ी सर्जरी कि 9 घंटे सर्जरी हुई मेरी, और मेरे कान के पास से ना ऐसे कट लगा हुआ है, ऐसे ये और ये ऐसे दोनों साइड से खोला, और जो ये जो जाती है ना, जो के ऊपर से आधे से थोड़ा कम इंच काट के हड्डी, जो की हड्डी निकाल दी बाहर। अब उस सर्जरी के टाइम पे मेरी एक नर्व डैमेज हो गई यहाँ से, तो नर्व डैमेज होने से अभी तक मैं सर्जरी हो रही है 9 घंटे, पिताजी को कभी इधर धक्के दे रहे हैं, कभी इधर ये लिया वो लिया वो ये लिया। मेरे पिताजी पूरे डिप्रेस, अकेले मेरे फादर। अब वो 9 घंटे के बाद मुझे होश आता है, तो मेरे को ब्लड की उल्टी होती है, ऊपर से बीपी 220, मतलब फ्लैक्चुएट हो रहा कि मरा 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 ऐसे हो रहा था। उसके बाद नॉर्मल होने लगता हूँ, लेकिन मेरा एक साइड का फेस सेंसेशन नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आंख बंदी हो रही है, सेंसेशन नहीं है इस साइड में, मतलब दोनों साइड में याद नहीं अभी। तो इतना हिस्सा एक पैरालाइज हो गया, खत्म। पूरी बॉडी का सिर्फ फेस का, क्योंकि यहाँ की नर्व कोई डैमेज होगी। उसके बाद डॉक्टर इतनी सिंपल वर्डिंग में कहता है कुछ नहीं है, दवाइयों से हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हैं, यहाँ मैं सपने देख रहा हूँ मॉडल बनने के, यहाँ आधा फेस यहाँ से काट दिया तुमने, ये काट दिया, ऊपर से मेरा टीथ भी नहीं बंद होते अभी तक। मैंने वो अगली सर्जरी करवाई नहीं है, मेरे टीथ बंद करने के लिए सर्जरी होनी थी। उससे पहले उन्होंने क्या किया, ये तो कट गया था ना यहाँ से, तो इसको होल्ड करने के लिए मसूड़ों के अंदर छेद किया, सभी मसूड़ों के अंदर, और ऐसे रबड़ से बांध दिया मेरा मुंह। ये 6 महीने तक रहा मैं फिर दिल्ली पुलिस का फिजिकल लेके आया हूँ 7 दिन बाद। 1 मील दौड़ 6 मिनट में करनी होती थी, पौने 6 मिनट में। मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद दौड़ रहा, लेकिन मैं जब फिजिकल देने गया मैं बेहोश हो गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर, मैं 72 kg का आया था, एनर्जी नहीं होगी। 1 हफ्ता एडमिट रहने के बाद 95 किलो का आदमी 72 किलो का था, तो वो पैरालाइज हो गया। उसके बाद मैं एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा। फिर इधर से जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी सबको मैसेज कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आपके साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, दुनिया भर के मैसेज करके मैं ये फील कर रहा हूँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है। अब वो फेस 6 महीने चला मेरा, मेरी एक आंख हमेशा उसकी तरह खुली रहती, वो नहीं होते पायरेट्स कैरेबियन में ऐसे खुली रहती, पानी टपकता रहता। तो डॉक्टर ने बोला खुले नहीं रहना, पत्थर सूख जाएगा आँख का। तो ऐसे ही चलता रहा। मैं नीरोबिन की इंजेक्शन दवाइयाँ लिखी, मैंने सब बंद कर दिए। 1 महीने बाद मैं पक गया दवाई खा के कि होगा ठीक, नहीं है होगा तो ऐसे ही एक्सेप्ट।
उसके बाद धीरे धीरे मैंने जिम चालू किया, वर्कआउट किया और जो माहौल था वो चेंज करने की कोशिश की। फिर अगला फिजिकल भी आ गया। इतने में मैं अचानक से मेरी आंख अपने आप बंद होने लग गई। मतलब मैंने कुछ ऐसा दवाई ववाई नहीं ली तो ये फेस भी काम करने लगा। इधर मैं पुलिस की नौकरी भी लग गया, इधर से फेस भी हो गया, थोड़ी सी वो जो फिजिक खराब हुई थी वो और अच्छी होगी। तो ऐसे धीरे धीरे मैं फिर पुलिस में ज्वाइन कर ली। तो भाई पुलिस वाले की लाइफ कैसी होती है, दिल्ली पुलिस वाले की? अगर आप दो इसमें क्राइटेरिया। आपकी रैंक क्या थी भाई? क्या मैं अभी हेड कांस्टेबल हूँ, मैं सिपाही भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद मेरी नौकरी लगी इसमें 3rd बटालियन होती है हमारी, जो कैदियों को पेश करते हैं। तिहाड़ जेल से लाते हैं, कोर्ट ले आते हैं, कोर्ट से दोबारा तिहाड़ जेल भेजते हैं। तो उसमें लग गई मेरी सीधा ट्रेनिंग के बाद। अब मुझे वहाँ पे कोई इतना वो नहीं था कि बदमाश भी होते हैं, मर्डर के होते हैं, वो होते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त, जो हम बचपन के दोस्त थे, तो हम क्या करते हैं ना, हाई रिस्क नाम से एक वो होती थी जिसमें हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते थे, हम उनको लेते थे। उस टाइम पे कॉमनवेल्थ वाले भी चल रहे थे उसमें। तो हम क्या करते थे, जो हाई प्रोफाइल है, जिसके साथ जो अकेला कैदी होगा उसके साथ 3-4 लोग जाएंगे पुलिस वाले, नहीं तो क्रिमिनल होंगे 50, पुलिस वाले होंगे 4। तो भाई बोलता है अरे हाई प्रोफाइल लेंगे, वो हाई रिस्क चाहिए ज़िंदगी में। तो भाई हम ऐसे ले लेते, रोज़ अलग अलग तरह के बदमाश मिलते। अब हमें उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं कि ये बदमाश 1 मर्डर 2 मर्डर 4 मर्डर क्या कर रखा है इसने। तो बीड़ी मांगते भाई, कोई कभी कोई सिगरेट मांगता, कभी कुछ। अब हम ठहरे, कोई नशेड़ी नहीं कुछ नहीं, हम पीछे बैठ रहे थे बंदूक लेके। तो एक बार एक ने क्या किया कि भाई सिगरेट, मैं बोला मेरे से कह रहा है, मैं कहा मैं नहीं पीता। अबे तेरे से ही कह रहा हूँ सिगरेट दे, नहीं देगा, दुकान के नीचे। तेरे मैं कहा यार ये तो बेइज्जती कर रहा है। फिर उसने नेम प्लेट पे नेम लिखा था, देख लिया तेरा नेम, अब तू देख। मैंने पकड़ा, हाथ दिए, 2 रैपट खींच के, मैं तेरी साले तू बताएगा हमसे बड़ा बदमाश होगा तू। तो ऐसे करके मतलब रोज की लड़ाई झगड़े होते थे भाई। मेरे को ना बड़े फनी किस्से भी है, एग्रेसिव किस्से भी है। कोर्ट में क्या होता है ना, आपको बड़ी इज्जत के साथ वो कैदी को जज साहब के पास ले जाना है, वहां से बड़ी इज्जत के साथ लेके आना है, क्योंकि पुलिस के एंटी है सब लोग। भाई आप कोर्ट में वकीलों के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, जज भी फेवर करते हैं। कई बार ये बोलते तुमने क्यों बोला, तुम्हारी तो ड्यूटी इनको लाने ले जाने की। तो हमारी क्या थी, हम ऐसे पकड़ के कैदियों को लेके आते थे, जज साहब के सामने पेश करते, वापस लेके आते थे, खारजा होता था हमारा। तो एक ना अपाइज पकड़ा दिया मुझे, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, मर्डर केस बताओ, क्योंकि वारंट जो होता है उस पर लिखा होता है कौन सी धारा चल रही। हाँ। तो मैं उसके हाथ में पकड़, भाई माँ बहन की गाली बकता जा रहा मुझे बेमतलब। अबे तू क्या है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, साले 2 कौड़ी के आदमी, तुम्हें तो गांधी चाहिए, ऐसे गाली। मैं कह रहा यार इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। अब उसके पैर में लगी हुई, तो मैंने क्या सोचा कि सीढ़ियों से मतलब ऐसे ना ले जाके इसको लिफ्ट में ले जाऊं या जल्दी ले जाऊंगा। भाई माँ बहनी गाली देता हुआ चुप ही ना हुआ। तो बैसाखी थी, उसकी बैसाखी मार दी मेरे। अब अंदर चले गए, जैसे ही कोर्ट में घुसे तो रवैया चेंज होने लग गया। तो गाली दे रहा, तो अरे ये सर, ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं मेरे हाथ, वो कर रहे हैं। अब बाहर निकले तो अब रवैया दोस्ती वाला आ गया। भाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, केस चल रहा है, ये चल रहा है। अब मैं भर गया, जब तक 2 घंटे में इतनी गालियां मैंने सुन ली, इतनी मैं जिंदगी में ना सुनी। जैसे ही हमारी वो होती है ना खारजा बोलते हैं, जो पुलिस के अंडर होता है, तो कोर्ट से आए, अंदर आए, मैंने गिरी बैसाखी दे घुसन कम से कम उसके 30-40 घुसन मारे। वो सोच रहा भाई पता नहीं क्या हो गया, बचा लो बचा लो बचा लो। पीछे से इंस्पेक्टर साहब पकड़ रहे हैं मुझे, ये पकड़ रहे हैं। उस दिन के बाद वो जब भी पेश होने आता है ढूंढता, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है भाई 6 फुट वाला चाहिए मुझे, कोई दूसरा देना। तो भाई बड़े मतलब अच्छे किस्से भी होते। कई बार ऐसा होता है, कंझावला में पोस्टेड था, मुझे सिर्फ मारने के लिए बुलाते। मैं भैया मैं आम आदमी हूँ, ये बदमाशों को पिटवा के तो मेरे कहीं पर पर्चे भरवा दोगे। भाई वैसे आपकी डर लगा है, वैसे फटी है कभी कि भाई मेरी एक फैमिली? अब फटती है, अब जब नहीं, जब मैं खाली पुलिस वाला था। अभी मैं जैसे सोशलाइज हो गया, अभी क्या होता है ना भाई, जैसे कोई मिलने वाला होता है ना, उल्टा फाड़ देते हमारी। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा, तो एक स्कॉर्पियो आई ब्लैक जेड, और आगे ऐसे लगा दी गाड़ी के। और अब भाई मैं सुन, अब उसमें भैया एक फोटो, मैं बोला इधर आ भाई, फैमिली है। ये कौन सा तरीका है? मतलब कोई तरीका है ये, मतलब कुछ तो लॉजिक। भैया फोटो लेना था। अब ये वाले किस्से होते हैं। हाँ।
पर पुलिस वाला मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस की नौकरी करूँ, पर हो नहीं पा रहा। भाई पुलिस में ये कहते हैं कि साले कैदियों को कुत्ता बना के मारते हैं जब वो केस आते हैं, वो वाली चीज करी है, उस लेवल में मारा है? कोई नहीं मारता यार, बहुत मतलब सिंसियर अभी की पुलिस बहुत वो हो गई सिंसियर, अब पढ़े लिखे बच्चे हैं। नहीं जैसे कहते हैं ना कि सच उगलवाना है कैदियों, मतलब किसी से, तो वो सच उगलवाने के लिए बहुत मारा जाता है, वो वाली नहीं चीज़ करी करते है? यार, आजकल वो बहुत हो गए ना, क्या बोलते हैं उनको, ह्यूमन राइट्स हो गए, ये हो गए, मारता वारता कोई नहीं है भाई, तुरंत मेडिकल हो जाता है। और हाँ, मारने के भी तरीके होते हैं, जैसे बताया ना कि मर्डर केस की वो चल रही थी, सस्पेक्ट था 100% वो सस्पेक्ट था, तो मारने के लिए बुलाया, तो भाई कहाँ मारती है ना पुलिस, तलवों में मारती है नीचे, तो 2-3 बार हमारे उन्हें टट्टी कर दी भाई। यार इतना भारी बैत का डंडा और जो घुमा के पूरी फोर्स से हाथ लगेगा, अच्छे अच्छे आग दे। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो हम मूवीज में या वेब सीरीज में आजकल ना बहुत अंदर की चीजें दिखाते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, जेल में सारी सुविधाएं अवेलेबल, भाई दिल्ली में बहुत मुश्किल, जेल में वो भी हो रहे हैं कि मतलब किसी कैदी को अगर मरवाना है तो जेल में अपने आदमी छोड़ के उसको मरवा दिया, ब्लेड फाइटिंग हो रही है, ये सब क्या, इसकी सच्चाई क्या है? अभी एक किस्सा सुना तुमने, अभी 200 करोड़ की ठगी का किस्सा चल रहा है जिसमें जैकलिन फर्नांडिस ने वो थी, हाँ। वो कहाँ से हुआ है? तिहाड़ जेल के अंदर से। वो चंद्रशेखर जो था जिसने वो फ्रॉड किया है, वो पूरी स्टोरी अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो वो जेल में बैठे बैठे ही 200 करोड़ उसने ठग लिए। मैंने भी ये स्टोरी यूट्यूब पे ही देखी है, मतलब मैं कोई अभी इसमें इतना वो डीपली नहीं हूँ, तो मैंने उसमें देखा कि वो फोन जो था, वो जो ऑपरेट कर रहा था, जो ठगी कर रहा था, वो जेल से कर रहा था। ये करप्शन ही है ये। जेल में मतलब अवेलेबल कैसे? जेल में दिल्ली पुलिस नहीं है ना, पुलिस नहीं होती ना, जेल की पुलिस अलग होती है। जेल की जो पुलिस होती है उसकी भर्ती अलग होती है, जेल वार्डन वगैरह। वो चल जाती है इससे। क्या पता, मैंने तो चला ही नहीं है, वो चलाते ही होंगे लोग, अब जब फोन अंदर आ रहा है तो चलाते ही होंगे। सही बात है भाई, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। हाँ भाई बहुत सही चला ये। इतनी वैरायटी दिखी है हमें, मतलब हर मोड़ पे सीखने को मिला। रियलिटी शोज से भाई कैमरा हमारे 4 बार ऑटो कट लग गए, ऐसे कभी हुआ नहीं है, आधे घंटे के गैप में लगते हैं। क्योंकि इस पॉडकास्ट में ऑडियंस को आई एम श्योर इतना बड़ा डायमेंशन मिलेगा। अभी तक जो हमारे पास क्रिएटर्स जिनके साथ हमने बातचीत करी है वो एक फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, यहाँ हमारे साथ भाई हमारे ऑलराउंडर 4 फील्ड फेल कर भाई ना बीच में एक्टिंग भी करके दिखा रहे हैं, मुझे बड़ा सही लग रहा है। मेरे को नेहा दुबिया मैम कहूँगा, मैम बहुत रेस्पेक्टेड है मेरे लिए, तो मेरे को बुलाया लीला होटल में एक पार्टी के लिए। अब मैं पार्टी में पहुंचता हूँ तो उनके मैनेजर है वो, ये शुरू से उन्होंने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया ना, वो मुझे बहुत सीरियस लगा, और मुझे लगा कि ऐसे ये किसी आदमी को कॉम्प्लीमेंट देता नहीं है। उन्होंने मुझे बोला ऐसे करके कि ब्रो, आपकी जो पर्सनैलिटी और फेस है ना, वो बड़े पर्दे के लिए बना है। मैं बोला अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आपके हाथ में गिलास है, इसी कसम खा के बता रहा हूँ ब्रो, इसके साथ कोई झूठ नहीं बोलता। बोला अच्छा तो फिर क्या करूँ, आप मुंबई आ जाओ। बोला मुंबई बच्चे, अरे बच्चे तो और ग्रोथ करेंगे ना मेरे भाई मुंबई। मैं बोला नहीं भाई मेरे से नहीं होगा। तो मतलब बहुत सारे फेसेस, अब जो एक्टिंग उन्होंने बोला कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती, वो बोला भाई एक्टिंग कुछ होती ही नहीं है। मैं बोला कैसी बात कर रहे हो, अभी एक डायलॉग देखो बोल नहीं पाऊंगा। वो कह रहे डायरेक्टर अपने आप करवा लेता है, जो मूवमेंट होती है उस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, जी रहे हो, वही एक्टिंग है। फिर भी मैंने उसको भाई हाँ बोला ही नहीं। मुझे ये था कि मुझे जाना है भाई, मेरा एक बेटा है, उस टाइम पे सिर्फ बेटा था, तो मुझे उनके साथ बड़ा होना है, बूढ़ा होना है, तो यही मेरी जीवन का फलसफा था। कोई सेलिब्रिटी बनने वाला अभी भी मेरे अंदर कोई, मेरी वाइफ इतना बोलती है ना, अब तुम थोड़े से नोइंग हो गए तो ऐसे रहा करो, या मेरा भाई बोलता है या मेरा मैनेजर बोलता है। मैं बोला भाई मेरे अंदर अगर ये सेलिब्रिटी वाला आ गया ना, शायद मेरी ग्रोथ बंद हो जाएगी, और मेरे को ना मजा भी नहीं आता इसमें। कोई मेरे को सेलिब्रिटी बोले ना, मैं कहता क्या मजाक कर रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटी अगर मानता हूँ तो जैसे मैं जो ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं या जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो सेलिब्रिटी है। तो भाई मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में, एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमने ये हमारा 26वां एपिसोड है और इतना इंटरेस्टिंग, इतना वाइड किसी भी गेस्ट के साथ नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर जो हम सीजन 2 करने वाले हैं उसके गेस्ट रूबल भाई अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई आप ना याद, मतलब स्टोरीज याद करके आना, आपके साथ जो पुलिस वाली 2-3 हुई है ना, वो और बढ़िया चाहिए। बहुत है। तो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, एंड रूबल भाई के 4 चैनल्स है, जैसा कि हमने अभी चौथे चैनल नहीं एक्टिव 2 ही है भाई नहीं, पर सब्सक्राइब 4 को करो, हाँ क्यों ना करो भाई, उस पर भी जाके कंटेंट लो। रूबल भाई के जिम भी हैं, तो अगर आप इन दिल्ली में या कहीं भी, एक चीज मिस कर दी तुमने यार, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, स्पेलिंग नहीं आती मुझे। अरे वो उस पर मैं आ रहा था। रूबल भाई के 4 चैनल है, रूबल भाई के जिम है, रूबल भाई का क्लोथिंग ब्रांड है,
और रूबल भाई अभी एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई एक बिजनेसमैन भी है। तो भाई को इंस्टाग्राम पे चांद पे कब जा रहे हो? अभी नहीं, अभी अभी यूरोप जाना है, अभी यूरोप जाना है, यूरोप। तो व्लॉग भी आएंगे यूरोप के। आज भी बनाऊंगा व्लॉग। तो भाई को फॉलो करो एंड पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड रूबल भाई के चैनल्स को और हमारे सभी चैनल्स को। एक मैं भी बोलना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो अपनापन कम फील होता है, तो मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट पे आके पॉडकास्ट लगानी सबसे पहली बात तो ये बहुत कंफर्टेबल लगा, क्योंकि माइक से और कभी कभी कैमरे से हम शाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करने में ना, आपके सवाल पूछने में मज़ा आया, जवाब देने में मज़ा आया, स्टोरी को रिएक्ट करने में मज़ा आया, और बहुत सारी चीज़ें अब मुझे याद आ रही है जो बोलनी थी। तो उसको कभी फिर मिलेंगे तो करेंगे। पर मुझे डेफिनेटली हम कर रहे हैं भाई एक और एपिसोड। तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे मिलके, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी। शुक्रिया भाई। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि रूबल भाई मतलब अभी तक मुझे लगे सबसे ज्यादा कैंडिड गेस्ट। हाँ मतलब आप रियल थे बिल्कुल, कहीं कुछ वो नहीं। हम ये रखते हैं कि हम गेस्ट को बोलते हैं भाई हमारे शो का नाम रियल टॉक विद रियल इट है, तो इसमें एकदम रियल रहना। फिर भी नहीं रहते बहुत से गेस्ट, कुछ हाइड करते हैं, बहुत नब्बी बातें करते हैं। यहाँ पे बोल देंगे, एडिट पे कहेंगे भाई ये कट जाता है, कट जाएगा ये। रूबल भाई कह रहे जरा ये होने दो एडिट, मैं भी कटा। फर्क नहीं पड़ा, जो सच्चाई है वो है। और जब तक आप देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक रियल लाइफ, एक रील लाइफ। मेरी रियल लाइफ भी वही है, मेरी रील लाइफ भी वही है। ये बेस्ट चीज है भाई, ये आप हमें सिखा रहे हो आज, और हम भी इसे आगे भाई अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक्टर थोड़ी, हम एक्टर नहीं है ना, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, मुझे कोई चीज़ बुरी लगेगी तो मैं यही बोल दूंगा भाई फलाना बुरा है, ये ठीक है। मेरे जिससे रिलेशन अच्छे हैं, अभी रणविजय की बात हुई, ही इज ए जैम पर्सन, उसकी बड़ाई मुझसे कहीं भी करवा लो, उसकी एक लाइन मेरी लाइफ बदल दी, तो मैं उसको कहीं भी बोल सकता हूँ। मेरे को क्या पैसे थोड़ी मिल रहे हैं बोलने के। तो जैसे आप हो वैसे रहो और मजे करो, जिंदगी बहुत कीमती है, बार बार नहीं मिलेगी, तो रियल हिट के साथ रियल हिट रहो। डेफिनेटली ब्रो। चलो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट। लव यू, बाय बाय।